वेलकम बैक दोस्तों। सॉरी बहुत टाइम लगा दिया न्यू चैप्टर देने में। रक्षित को बचाना और उसका सेवियर। उनके अंदर जाते ही वो उस बुर्जुक को लेकर आगे बढ़ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इन दोनों ने उसके भाइयों को कहाँ रखा होगा। अब वो उस फ्लो की सीढ़ियों के पास आ चुकी थी जो सीधा टेरेस पर जाती थी। उसने गौर से देखा तो वहाँ कई कदमों के निशान थे। फिर वो खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे नजर आता है कि पुलिस और आर्मी की टीम अंदर आ चुकी है और सभी गैंग मेंबर भाग गए हैं। तो इसका मतलब वो गैंग मेंबर ऊपर टेरेस पर है। उसे भी वही जाना होगा, लेकिन वो इन्हें अकेला छोड़कर जा भी तो नहीं सकती थी। तभी कुछ गार्ड्स उसके सामने आ गए। रितिका ने जल्दी से उनके ऊपर गन पॉइंट की, लेकिन तभी सभी गार्ड्स झुक गए और बोले, मैम, हमें मैनेजर सर ने भेजा है आपकी हिफाजत के लिए, लेकिन लाइट जाने की वजह से हमें आप तक पहुंचने में देर हो गई। क्या आप ठीक है? रितिका उनकी बात सुनकर रिलैक्स हुई। फिर उसकी नज़र उनके बैच पर गई जिस पर क्राउन बना हुआ था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी उसे अपने भाइयों की फिक्र हो रही थी। वो बुर्जुग आदमी भी हैरानी से सामने खड़े गार्ड्स को देख रहा था। तभी उसे रितिका की आवाज़ सुनाई दी, मैं ठीक हूँ, आप दादाजी को यहाँ से लेकर जाओ और जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाओ। मुझे कुछ काम है। और हाँ, आर्मी के लीडर से कहना कि ये लोग टेरेस से भागने का प्ले कर रहे हैं। आप जल्दी जाओ, नहीं तो वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। वो 5 गार्ड्स थे। उनमें से 2 गार्ड रितिका के पास ही रुक गए और बाकी के 3 उस बुजुर्ग को लेकर चले गए। बेटा, अपने दादाजी से मिलने जरूर आना और अपना ध्यान रखना, उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा तो रितिका ने भी हाँ कह दिया। उनके जाते ही उसने बाकी दोनों गार्ड्स को देखा और बोली, मैं टेरेस पर जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ छुप जाओ। अभी यहाँ 2 नकाबपोश आएंगे, तुम्हें उन पर नजर रखनी है। तुम दोनों में से एक ही पीछा करेगा और एक छुपा रहेगा क्योंकि वो असासिन है, बहुत ही चालक। कदमों की आहट भी भांप लेते हैं, सावधान रहना। दोनों गार्ड्स ने हाँ में सिर हिला दिया और छुप गए। उनकी तेजी देखकर रितिका इम्प्रेस हुई। चलो, ये उन गार्डों से तो ज्यादा तेज और समझदार लगते हैं। उसके बाद वो दबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वही दोनों गार्ड्स उसे जाते हुए देखते हैं और एक दूसरे को देखकर उदासीनता से सिर हिला देते हैं। बेचारे, उन्हें आज पता चला था कि वो कितने चालाक है, क्योंकि उन्हें भी असासिन की तरह ट्रेन किया गया था और उन्होंने कुछ समय तक ये काम भी किया था। तभी दोनों सतर्क हो गए। हल्के कदमों की आवाज आए और वही 2 लोग दिखाई दिए जो उस रेस्टोरेंट में गए थे। वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। उनमें से एक बोला, हमें अब निकलना होगा। मिशन तो फेल हो ही चुका है, लेकिन हम इनके हाथ नहीं लग सकते। क्या हुआ अगर हम पहली बार कोई मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये आर्मी वाले पकड़ सकते हैं। इससे पहले भी हमने इनकी नाक के नीचे से अपने काम को अंजाम दिया है। तब ये कुछ नहीं कर सके तो अब क्या कर पाएंगे? दूसरे नकाबपोश की बात सुनकर पहला वाला गंभीर हो गया। इससे पहले हम खाली हाथ भी तो नहीं गए। उसकी इस बात पर दूसरा हथियारा शांत हो गया। फिर वो दोनों सीधा टेरेस पर चले गए। दोनों गार्ड्स भी उनका पीछा करने लगे। वही जब रितिका ऊपर आई थी तो वहां का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी जो कि प्रेसिडेंट की पर्सनल सिक्योरिटी टीम थी, जिन्हें सिर्फ देश के हाई अथॉरिटी के लिए तैयार किया जाता था। ये सभी गार्ड्स नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किए गए थे। उनमें से सब मर चुके थे सिवाय 4 लोगों के जो घुटनों के बल बैठे हुए थे। इन लोगों ने जब सबको मार दिया तो 4 गार्ड्स को जिंदा रखने का क्या मतलब हुआ? वो हैरान थी और उसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र अपने दोनों भाइयों पर गई जिन्हें उन लोगों ने टेरेस के किनारे खड़ा किया हुआ था। वही वो गैंग जो नीचे थी, उन्होंने उसके भाइयों पर गन पॉइंट कर रखी थी। वहाँ एक चोपर खड़ा था जिसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। रितिका हर जगह स्कैन करने लगी।
लेकिन उसे कोई और असासिन नहीं दिखा। क्या वो सिर्फ 4 ही थे, जिनमें से 3 को मैं मार चुकी हूँ और जो लिफ्ट में था वो बाकी है, लेकिन उसके साथ ही को साथी था और वही सीसीटीवी कैमरे को हैक करके सभी को गाइड कर रहा था। 4 लोग जब ग्राउंड फ्लोर से अंदर घुसे थे, जिन्हें मैंने 4th फ्लोर पर देखा था, जहां से सबने अपने डायरेक्शन बदले थे। प्रेसिडेंट पर अटैक करने वाली उनके साथ ही थी, लेकिन उनके इतने ट्रेन्ड गार्ड्स कैसे मरे? क्या सिर्फ ये 2 असासिन इन 20 गार्ड्स को मार सकते हैं? रितिका, कोई यहाँ कुछ तो मिसिंग लग रहा था। पहले तो सभी गार्ड्स का प्रेसिडेंट को अकेला छोड़ना, फिर यहाँ आकर मर जाना, ये कितना अजीब है सुनने में। वो अभी सोच में ही गुम थी कि तभी वही 2 लोग भी ऊपर आ गए। अपने साथियों को देखकर चोपर में बैठे लोग बाहर आए और बोले, हमारा एक साथी मारा गया है, किसी ने उसके हाथ, पैर और सीने पर वार किया था। वो नीचे गिरा हुआ है और सभी तमाशा देख रहे हैं। जिसने ये कहा था वो गुस्से में था। वही अभी आए दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और सपाट लहजे में बोले, 1 नहीं 3। क्या 3 मारे गए? हाँ, किसी ने सब प्लेन किया है। जब मैं सिक्योरिटी रूम में सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रहा था, तभी 5th फ्लोर के कैमरे खराब होने लगे। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं उस रूम से निकल पाता उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी और जैक भी लिफ्ट में फंस चुका था। उसने अपने साथ आए साथी को देखकर कहा, जो लिफ्ट में फंसा हुआ था। उसकी बात सुनकर दोनों लोग हैरान रह गए। अरे, क्या तुमने पता लगाया कि वो कौन है जिसने हमारे काम में अपनी टांग अड़ाई है? अरे, जो एक टॉप लेवल हैकर। उसने उन दोनों को देखा और नामे सिर हिला दिया। उसके लिए ये शर्म की बात है कि वो उस शख्स का पता नहीं लगा पाया था जिसने उनके साथियों को मारा और उनके शिकार को बचा भी लिया। उसे चुप देखकर सामने वाला लड़का, जो ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, गुस्से से उस तरफ गया जहां रक्षित और हर्षित के हाथ पैर बांधकर उन्हें गन पॉइंट पर रखा हुआ था। अगर इन लोगों ने हमारे 3 साथी मारे हैं तो हम भी दुगने मारेंगे और सबसे पहला नंबर इन दोनों का होगा, ये कहकर उसने एक थप्पड़ खींचकर हर्षित के गाल पर मारा, जिससे उसका गाल झुक गया और होठों के किनारों से खून बहने लगा। लेकिन उसने देखा नहीं कि रक्षित की आंखों में खून उतर आया था और वो उस लड़के को अपनी आंखों में मौत जैसी ठंडक लिए देख रहा था। वही दूर एक तरफ छुपी रितिका के एक्सप्रेशन भी वैसे ही थे। वो एकटक उस लड़के के हाथ को घूर रही थी जैसे वो उसे अभी उखाड़ देगी। उसे इतना गुस्से में देखकर वो दोनों गार्ड जो उन दोनों आदमियों के पीछे आए थे और रितिका के पास ही छुप गए थे, वो उसकी आंखें देखकर कांप गए। फिर दोनों ने अपनी नजरें हटा ली। वही एरिक ने जब उस लड़के को गुस्से में आपा खोते देखा तो तेज आवाज में बोला, जेहान, कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से को काबू में रखो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और मुझे यकीन है यहाँ उनके हेलीकॉप्टर भी होंगे, इसलिए शांत रहो। फिर एरिक ने अपने तीसरे साथी को देखकर कहा, केदार, चॉप स्टार्ट करो, हमें जल्द से जल्द इंडिया छोड़ना होगा। वो शख्स जो जेहान के साथ था, वो एक हथियारा था और टॉप लेवल का पायलट भी। वो चोपर में बैठ गया और उसने उसे स्टार्ट कर दिया। चोपर शुरू हुआ और सभी के कपड़े और बाल हवा में लहराने लगे। हर्षित, जिसे रेलिंग पर खड़ा किया हुआ था, उसके पैर डगमगाने लगे। रितिका ने जब ये देखा तो वो घबरा गई। उसने अपने पास खड़े दोनों गार्ड से धीरे से कहा, तुम दोनों को किसी भी हालत में मेरे दोनों भाइयों को सेफ रखना है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी मैम, दोनों ने उसका ऑर्डर बिना किसी सवाल के मान लिया। तभी रितिका ने अपना फोन देखा जहां कोई मैसेज नहीं था। वो थोड़ा परेशान लग रही थी। वही जैक और एरिक भी चोपर में चढ़ गए। तभी 2 चोपर दूर से आते नजर आए। जेहान, जिसके हाथ में रस्सी थी जो रक्षित और हर्षित के पैरों और हाथों दोनों से जुड़ी हुई थी। दोनों आर्मी चोपर से कमांडो निकले और अपनी अपनी गन उनकी तरफ तान दी। एरिक हंसा और चोपर से कनेक्ट हुए माइक में बोला,
अगर किसी ने भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये दोनों जो आपके देश की एक प्रेस्टिजियस फैमिली के वंशज है वो जान से जाएंगे। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। नीचे से भी आर्मी फोर्स, पुलिस फोर्स और मीडिया ये नज़ारा पूरी दुनिया को दिखा रही थी। वही जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली को बाहर निकाल लिया गया था। राध्या और हर्ष वहां नहीं दिख रहे थे। जैसे ही स्नेहा जी ने अपने दोनों बेटों को ऊपर देखा वो डर गई और कांपने लगी। कोई मेरे बेटों को बचाओ, उनकी जान खतरे में है। राघव जी को बुलाओ। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। पहले मेरी बेटी खो गई जो हमें सालों बाद मिली और आज मेरे दोनों बेटे खतरे में हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। आशी भी अपने भाइयों को खतरे में देखकर रोने लगी। रागिनी जी और दिव्या उसे संभालने लगे। रिद्धि और श्वेता जी स्नेहा जी को संभाल रही थी। तभी श्वेता जी बोली, तुम्हारी दूसरी बेटी भी तो कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं उसके चक्कर ही में तो रक्षित और हर्षित उन हथियारों के बीच फंस गए। जिस पर अभिनव गुस्से से बोला, भाई हर्षित को ढूंढने गए थे क्योंकि वो कार पार्क करने के बाद ऊपर नहीं आया था। रही बात रितिका की तो वो भाई के लिए परेशान थी इसलिए वो भी चली गई। अब वो भी गायब है। पता नहीं ठीक भी होगी कि नहीं। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखें भी नम थी और मजबूर महसूस कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने माइक से आवाज सुनी और आर्मी के एयरक्राफ्ट को हथियारों को घेरते देखा तो उसे अपने भाइयों के लिए डर लगने लगा। अभिनव कमिश्नर और आर्मी टीम के लीडर के पास चला गया और बोला, आप अपने लोगों को बोलिए कि पीछे रहे। मेरे दोनों भाई उनके निशाने पर है। उन्हें जाने देने से ज्यादा किसी की जान चली जाना सबसे बड़ा लॉस है। आप फिक्र मत करिए मिस्टर अभिनव जिंदल, हमारी टीम भी ये अच्छे से जानती है कि कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके भाइयों को बचाना ही होगा। अभिनव को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। वही टेरेस पर हथियारों का चोपर धीरे धीरे उठा और कुछ दूरी पर उड़ने लगा। उसी पल रितिका ने दोनों गार्ड्स को इशारा किया। यही वो पल था जब जेहान ने रस्सी छोड़ दी। गैंग मेंबर भी दूसरे चोपर में चढ़ गए जो आर्मी वालों के सामने आते ही वहां आ गया था। रितिका तेजी से भागी और उसके पीछे दोनों गार्ड्स। रक्षित और हर्षित एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। किसी एक का बैलेंस बिगड़ा तो दोनों ही नीचे गिरेंगे। रितिका की नज़र उस रस्सी पर थी जिसे जेहान ने अभी अभी छोड़ा था। वो रस्सी मामूली नहीं थी, उसमें कांच का पाउडर लगा हुआ था। उसने ये आते ही नोटिस कर लिया था। उसके दोनों भाई के हाथ और पैरों उस रस्सी के गहरे निशान बन गए थे। वो रस्सी इस एंगल से फेंकी गई थी जिससे वो दूसरे चोपर से अटैच हो जाए। हुआ भी यही, जैसे ही दूसरा चोपर उड़ा उसके दोनों भाइयों का बैलेंस बिगड़ गया। रक्षित ने अपनी बॉडी से हर्षित को अंदर की तरफ धकेल दिया और खुद अपना बैलेंस खो बैठा। ये नज़ारा देखकर सभी की सांसें थम गई। स्नेहा जी सदमे में चली गई और दर्द से चिल्लाए, रक्षित, मेरा बच्चा। अभिनव की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। भाई सब अपनी जगह जम गए। वहां शौक भरा सन्नाटा पसर गया। अब तक राघव जी और अंशुमन जी भी आ चुके थे। रायजादा फैमिली भी आ चुकी थी। अधिक बाहर आया और अपनी मां के पास चला गया। उसकी नज़र भी ऊपर की तरफ थी जहां से रक्षित गिर रहा था। पर तभी एक परछाई आई और उसने रक्षित को खींच लिया। अधिक उस छोटी सी आकृति को देखकर शौक रह गया। रितिका, अभिनव शौक हो गया, फिर मुस्कुरा उठा। अब वो बिल्कुल नहीं रुका और पुलिस को धक्का देकर मॉल के अंदर भागने लगा। रितिका ने मजबूती से रस्सी पकड़ी और अपने भाई को खींचते हुए आर्मी की तरफ देखकर चिल्लाए, अटैक। उसके ये कहते ही आर्मी की टीम के अंदर जोश भर गया और वो दुश्मनों पर टूट पड़े। हत्यारों का ग्रुप सदमे में था लेकिन जल्दी ही वो होश में आए और उस लड़की को देखा जिसका चेहरा ढका हुआ था। एरिक नफरत से बोला, इसे हमारे प्लेन के बारे में कैसे पता चला?
जेहान, जो गुस्से से पागल होने वाला था, चिल्लाया, इस लड़की को मत छोड़ना और दोनों लड़कों को मार दो। उसके ये कहते ही गैंग के मेंबर्स ने तीनों पर निशाना साध दिया। रक्षित ने जब देखा उसकी बहन के जान खतरे में है तो वो चिल्लाया, प्रिंसेस जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। लेकिन रितिका ने कुछ नहीं सुना। वो और भी तेजी से उन्हें ऊपर खींचने लगी। उसकी हथेली कट चुकी थी और खून बहकर रस्सी को लाल कर रहा था। रक्षित को दर्द हो रहा था अपनी बहन के खून को बहता देख। अब वो भी जल्दी से ऊपर जाने के लिए कोई सपोर्ट ढूंढने लगा। तभी उसे एक कोने पर पाइप दिखा। उसने उसे अपनी बॉडी को ऊपर धक्का देते हुए पकड़ लिया। वो इस वक्त मुंह के बल लटका हुआ था। उसने रस्सी बंधे हाथों से पाइप को पकड़ लिया था। इससे रितिका को मदद मिली क्योंकि अब रक्षित दीवार का सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। हर्षित की रस्सियां एक गार्ड ने खोल दी और दूसरा रितिका को कवर करके सामने के लोगों पर फायरिंग कर रहा था। वही हर्षित जैसे ही छूटा वो भी भागकर अपनी बहन के पास आया और अपने भाई को खींचने में उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में रक्षित ऊपर आ गया। नीचे खड़े लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें तसल्ली हुई। स्नेहा जी और राघव जी की सांस में सांस आए जब उन्होंने अपने दोनों बेटों को सही सलामत देखा। राघव जी की आंखें अपनी बेटी पर थी जो हमेशा नाजुक दिखती थी, लेकिन आज वो अलग ही नजर आ रही थी। उन्हें उस पर प्राउड फील हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके एक्सप्रेशन जिन पर शांति छाई थी उन पर फिर से डर नजर आने लगा। कुछ देर पहले रितिका ने अपने भाई को ऊपर खींच लिया था। वो उन्हें वहां से साइड ले जाने लगी कि तभी वही 4 नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के गार्ड्स जो बुरी तरह घायल नजर आ रहे थे उठे और उन्होंने बिना देरी के उन तीनों पर गोलियां चला दी। हर्षित हैरान रह गया, लेकिन रितिका ने जल्दी से रिएक्ट किया और उन्हें शूट करने लगी। उसे पहले से ही उन चारों पर शक था, इसलिए वो सावधान थी। उसका निशाना बहुत अच्छा था, सीधा माथे के बीच या फिर सीने के आर पार। चारों गार्ड्स ढेर हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक गोली रितिका की तरफ चली और उसकी बाह में घुस गई और खून बहने लगा। आह! उसकी हल्की कराह निकल गई। तभी रितिका के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और उसने खून उगल दिया। रक्षित और हर्षित चिल्लाए, प्रिंसेस! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी गोली का निशाना उसका सीना था। जेहान, जो गुस्से में पागल हो गया था, वो इस लड़की को मार देना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से उसे शूट कर दिया। रितिका की नज़र अपने मुंह से निकले खून पर थी जो गहरा लाल था, जैसे उसमें लाल और काला खून मिला हो। क्या मेरे अंदर कोई जहर है? वो हैरान थी, लेकिन स्थिति का अंदाजा भी था। वो वहां से कूदती, लेकिन तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया और उसके हिस्से की गोली उस शख्स ने अपनी पीठ पर ले ली। रितिका की आंखें उस चेहरे पर टिक गई। आंखों पर बड़े चश्मे, बाल बिखरे पसीने से भरे थे, कपड़े अस्त व्यस्त जैसे वो कहीं से भागकर आया हो, लेकिन उसकी वो ग्रे आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। एक और गोली चली, तभी रितिका ने उसे कसकर पकड़ा और नीचे की तरफ छलांग लगा दी। कूदते हुए उसने एक हाथ से फायर किया और दूसरे से खंजर फेंक दिया। जेहान, जो खुश हो रहा था, उसकी चीख निकल गई। गोली कान के पास लगी और वहां से खून बहने लगा। खंजर इतना तेज था कि उसका वही हाथ कटकर अलग हो गया जिससे उसने हर्षित को थप्पड़ मारा था और उस पर गोली चलाई। रितिका उसे दर्द में देखकर किसी डेविल की तरह मुस्कुराए और तेज आवाज में बोली, मैं किसी का उधार नहीं रखती, खासकर तुम जैसे कायरों का तो बिल्कुल भी नहीं। क्या रितिका और वो अनजान शख्स नीचे गिरने से खुद को बचा लेंगे? कौन है जिसने रितिका के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की? 11 रितिका को देखकर अक्ष की सांसें थमना। अब तक क्या मेरे अंदर कोई जहर है? वो हैरान थी, लेकिन स्थिति का अंदाजा भी था। वो वहां से कूदती, लेकिन तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया और उसके हिस्से की गोली उस शख्स ने अपनी पीठ पर ले ली। रितिका की आंखें उस चेहरे पर टिक गई। आंखों पर बड़े चश्मे,
बाल बिखरे पसीने से भरे थे, कपड़े अस्त व्यस्त जैसे वो कहीं से भाग कर आया हो, लेकिन उसकी वो ग्रे आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। एक और गोली चली तभी रितिका ने उसे कसकर पकड़ा और नीचे की तरफ छलांग लगा दी। कूदते हुए उसने एक हाथ से फायर किया और दूसरे से खंजर फेंक दिया। जेहान जो खुश हो रहा था उसकी चीख निकल गई। गोली कान के पास लगी और वहां से खून बहने लगा। खंजर इतना तेज था कि उसका वही हाथ कटकर अलग हो गया जिससे उसने हर्षित को थप्पड़ मारा था और उस पर गोली चलाई। रितिका उसे दर्द में देखकर किसी डेविल की तरह मुस्कुराए और तेज आवाज में बोली, मैं किसी का उधार नहीं रखती, खासकर तुम जैसे कायरों का तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे। इस वक्त रितिका के दोनों हाथ हवा में थे। एक में गन थी, दूसरे से उसने वही खंजर फेंका था जिसे जाते समय वो बुजुर्ग उसके पास छोड़ गए थे। तभी उसे अपने कानों के पास गर्म सांसें महसूस हुई। उसे याद आया कि इस वक्त वो किसी की बाहों में है। उसने उस लड़के की आंखों में देखा और सोचने लगी, मैंने कैसे किसी अजनबी पर भरोसा कर लिया और खुद को उसके हवाले कर दिया। रितिका खुद अपने एक्शन से हैरान थी। इस वक्त उसने अपने सभी गॉड डाउन कर दिए थे और उसका ये सेवियर उसे छोड़कर खुद को गिरने से भी बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसकी गहरी ग्रे आंखों में देखने लगी। जैसे ही रितिका ने उसे देखा और दोनों की नजरें मिली, उसी पल उस लड़के की सांसें जैसे थम सी गई थी। रितिका उसे सांस न लेता देख डर गई। उसका हाथ अनजाने में उसके सीने पर दिल की जगह चला गया जिसने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया था और अगले ही पल धक धक की तेज आवाज के साथ धड़क उठा। रितिका जो उसके सीने से लगी थी वो उसके दिल के धड़कने की आवाज साफ सुन पा रही थी। बेख्याली में उसकी आंखें बंद हो गई और उसने अपना पूरा भार उस शख्स पर डाल दिया। क्या यही वो है? आंखें बंद किए उसने सोचा और उसके होठ के कोने हल्के से मुड़ गए। वही उस लड़के ने भी रितिका को खुद में अच्छी तरह से समा लिया। अब उसकी सांस में सांस आई थी। वो उसके बालों में सिर डाले रितिका की भीनी खुशबू अपने अंदर समा रहा था। वो खुशबू जो उसके बदन और बालों से आती हुई उसमें घुल रही थी। उस लड़के की आंखें सुकून से बंद हो गई और मन ही मन बुदबुदाया, बहुत सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात कैसी होगी, लेकिन ऐसी होगी कभी ना सोचा था। तुम्हें देखते ही मेरी सांसें और दिल की धड़कन धीमी होने लगेगी और तुम्हारे छूते ही तेज। तुम्हारी ये खुशबू अब मेरा सुकून बन चुकी है। आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। वही नीचे खड़ा अधिक जो जिसकी धड़कनें रितिका को गिरते देख धीमी हो गई थी, लेकिन जब उसने उसे किसी दूसरे की बाहों में देखा तो उसके हाथ की मुट्ठी बंध गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी, लेकिन उसके मन में सवाल भी था, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का था जो कल ही खत्म हो चुका है। मैं उस जैसी डिस्पेरेट लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। ये सोचकर उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। प्रिंसेस, रक्षित और हर्षित रेलिंग से नीचे देखते हुए चिल्लाए। उनकी आंखें लाल थी और आंसू बह रहे थे। वो हारा हुआ महसूस कर रहे थे कि वो अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाए। तभी रितिका जो हवा में थी उसने अपने दोनों भाइयों को देखा जो रो रहे थे। वो चिल्लाए, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ही हूँ। उसके ये कहते ही जब उन्होंने नीचे देखा तो पहले तो हैरान हुए फिर मुस्कुरा उठे। रितिका उन्हें नीचे देखने का इशारा कर रही थी, जहाँ का नज़ारा ही अलग था। नीचे उसी स्टो के गार्ड्स हर्ष, राध्या और अभिनव गेम सेक्शन से ट्राम्पोलिन ले आए थे। उसके ऊपर गद्दे भी रखे हुए थे जिससे ऊंचाई से गिरने उन्हें चोट न लगे। राध्या तो अपनी दोस्त का मोमेंट रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो वो भी डर चुकी थी, लेकिन जब उसने सब कंट्रोल में देखा तो खुश हो गई और खुद को इस यादगार सीन को रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पाई। आखिर उसकी दोस्त जंग लड़कर जो लौट रही थी वही अब मीडिया वालों को भेज दिया गया था। पहले वो माने नहीं थे, लेकिन पुलिस और आर्मी के कहने पर उन्हें जाना ही पड़ा।
वही जैसे ही दोनों नीचे लैंड होने वाले थे तो उस शख्स ने रितिका को खुद से पूरी तरह से सटा लिया और खुद को नीचे धकेल दिया। रितिका उसके एक्शन से हैरान रह गई। क्या वो उसे हल्का सा दर्द भी महसूस नहीं होने देना चाहता? ये सोचने से वो खुद को रोक नहीं पाए और उसका दिल भी धड़क उठा। दोनों जैसे ही नीचे गिरे तभी रितिका ने उसके सिर को अपने हाथ से कवर कर लिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भले ही इन चीजों से उन्हें कोई चोट ना लगे, लेकिन सिर को झटका लग सकता था जिससे गर्दन में दर्द रहता। वही उसके इस एक्शन से उस शख्स की आंखें चमक उठी। वही वो दोनों जिस फोर्स से नीचे गिरे थे उससे ऊपर उछलते, लेकिन दोनों ने स्पीड धीमी कर ली थी। वही ऊपर टेरेस पर ढेर सारे गार्ड्स आए और उन्होंने उस गैंग को पकड़ लिया। हत्यारे भाग रहे थे जिनके पीछे आर्मी के चोपर भी चले गए। जब रक्षित और हर्षित ने देखा कि रितिका सही सलामत नीचे पहुंच गई है तो वो दोनों भी सभी गार्ड्स के साथ नीचे चले गए। अब लाइट आ चुकी थी इसलिए लिफ्ट भी काम कर रही थी। वही अभिनव, हर्ष और राध्या ने उन दोनों को उठाया। सारांश जो अभी ही वहां पहुंचा था वो भी भागते हुए आया। उसने रितिका को कंधे से पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन को चोट लगी है और गोली भी जहां से खून बह रहा है। सारांश को इतना घबराया देख वो बोली, मैं ठीक हूँ, ये बस मामूली सी चोट है। सारांश उसे डांटते हुए बोला, ये तुम्हें मामूली चोट नजर आ रही है? गोली लगी है तुम्हें, एक छूकर निकल गई और दूसरी बाह में अभी भी घुसी है। अब जल्दी से हॉस्पिटल चलो, नहीं तो इस गोली का जहर तुम्हारे अंदर फैल जाएगा। रितिका ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा हंसकर सिर हिला दिया। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी। अक्ष, तुम्हारी पीठ से बहुत खून बह रहा है। सारांश की नज़र जैसे ही उसकी खून से भीगी पीठ पर पड़ी वो चिंता से बोला। वही जब रितिका ने ये नाम सुना तो उसकी आंखों में गहराई उतर आए और वो उसे ध्यान से देखने लगी। अक्ष, उसके मुंह से हल्के से निकला तो उस लड़के की नज़र उस पर ठहर गई। तभी रक्षित और हर्षित भी आ गए और दोनों ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। रितिका खुश थी कि अब सब ठीक हो गया है। उसने अपने भाई की किस्मत बदल दी है और इस बार उन्हें कोई दर्द नहीं सहना पड़ा। आरजे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल रक्षित का था। इसका नाम उसने अपनी बहन रितिका के इनिशियल लेटर से रखा था। हॉस्पिटल में इस वक्त पूरी फैमिली थी। उनके साथ रायजादा फैमिली भी थी। स्नेहा जी को अपने दोनों बेटों की फिक्र थी। उन्होंने तो रितिका को देखा तक नहीं था। वो इस वक्त हर्षित के पास बैठी थी और डॉक्टर से उसके जख्मों पर ध्यान से दवा लगाने को कह रही थी। उन्हें अपने लिए परेशान देखकर भी हर्षित के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका बस चलता तो रितिका के पास ही रहता, लेकिन वहां किसी को भी रुकने से मना किया गया था। वीवीआईपी वार्ड में रितिका बेड पर लेटी हुई थी और उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। डॉक्टर उसकी बाह से गोली निकाल रहे थे। वही उसके बगल में एक और बेड था जहां अक्ष लेटा हुआ था। दूसरा डॉक्टर उसकी पीठ की गोली निकाल रहा था। वो उसकी आंखों में दर्द था जो खुद के लिए नहीं बल्कि रितिका को दर्द में देखकर हो रहा था। वही रितिका जिसने इससे भी ज्यादा दर्द झेला था और कितनी ही बार उसे गोली लगी थी, लेकिन आज वो भी अपने बगल में दूसरे बेड पर लेटे लड़के के खून और जख्मों को देख नहीं पा रही थी। उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। बेचारे डॉक्टर दोनों के माथे से पसीना बह रहा था क्योंकि वो दोनों उन्हें बारी बारी से घूरते थे। जब रितिका के जख्म से ज्यादा खून निकलता तो अक्ष उस डॉक्टर को बुरी तरह घूरता जो उसकी गोली निकाल रहा है, और जब अक्ष के जख्म से खून बहता तो रितिका उसके डॉक्टर को घूरती। दोनों ही डॉक्टर अब परेशान हो गए थे। वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो दोनों माने से अपना ट्रीटमेंट करवाने पर। थोड़ी देर पहले जब उन दोनों को लाया गया तब रितिका आधी बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। अक्ष नॉर्मल था लेकिन उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था।
जैसे ही डॉक्टर रितिका को ट्रीट करने के लिए अंदर ले जाने लगे वैसे ही वो बोली कि उससे पहले उनका इलाज करो। वही जब वो डॉक्टर अक्ष के पास गया तो उसने सबसे पहले रितिका का इलाज करने के लिए कहा। उस वक्त डॉक्टर तो थे लेकिन आज हुई ट्रेजेडी की वजह से कई लोग घायल थे और भी बहुत से केसेज आए हुए थे जिस वजह से सिर्फ 2 डॉक्टर ही फ्री थे। एक रक्षित और हर्षित दोनों को पहले ही ट्रीट कर रहा था। रक्षित की कलाई में जो रस्सी बंधी थी उसमें कांच मिला हुआ था जिससे बहुत गहरे जख्म बन गए थे। जोर देने की वजह से उसके हाथ की नस भी कट चुकी थी, इसलिए बिना देरी के डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल के बाद सारांश ने उन्हें साथ में ट्रीटमेंट कराने का सुझाव दिया था। उसके बाद एक और डॉक्टर भी आ गया था जिससे पहले वाले डॉक्टर को थोड़ी राहत मिली थी। फाइनली रितिका की बाह से गोली निकालकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली और जल्दी से वो बैंडेज करने लगा। वही रितिका की आंखों में गुस्सा था। वो देख रही थी कि ये डॉक्टर बिल्कुल भी स्किल नहीं है और वो अक्ष को कितना दर्द दे रहा था। जब उसने देखा कि उसकी बाह और कंधे पर पट्टी हो चुकी है तो वो उठी और अक्ष के पास आकर उसने डॉक्टर को घूर कर देखा जिससे वो डर से कांप गया। जब तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं होता तो डॉक्टर की डिग्री कैसे मिल गई? फिर उसने उस डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन नाइफ लिया और उसी कट से गोली के नीचे ले जाने लगी। जब उसे लगा कि ये एंगल ठीक है तो उसने बहुत आराम से अक्ष की पीठ से गोली निकाल दी। दोनों डॉक्टर जो आंखें फाड़े उसकी हरकत देख रहे थे और पहला वाला डॉक्टर जिसने उसे ट्रीट किया था जो अभी चिल्लाने ही वाला था वो रुक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वही अक्ष भी थोड़ा हैरान दिखा लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में रितिका के लिए प्यार, जुनून और गर्व नजर आने लगा। रितिका जो पूरे फोकस के साथ उसके घाव को साफ कर रही थी। उसकी नज़र भी उसकी ग्रे आंखों से मिली और दोनों एक दूसरे में खो गए। वही दोनों डॉक्टर ने देखकर वहां से चले गए। अब वो समझ गए थे कि उनके बॉस की बहन भी बहुत स्किल्ड है। रितिका ने फिर अपनी नज़रें घुमाई और दवा लगाकर वहां बैंडेज कर दी। जैसे ही वो दूर होने को हुई कि तभी अक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वो कंफ्यूज हुई और उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ, क्या तुम सारांश को बुला दोगी? दरअसल अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। उसकी बात सुनकर रितिका की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरते हुए बोली, सीनियर, आपको गोली लगी है इसलिए जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देते कि आप ठीक है आप यहाँ से नहीं जा सकते। अक्ष ने जब उसके मुंह से सीनियर सुना तो हैरान रह गया। क्या तुम मुझे जानती हो? उसके मुंह से अपने आप ये सवाल निकल गया। रितिका ने उसे देखा और खुद से ही बोली, अगर ये वो वाली रितिका होती तो ना कहती, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ जाना नहीं बल्कि अपना भी माना है। तभी वार्ड का डोर खुला और सारांश राध्या के साथ अंदर आया। प्रिंसेस, तुम ठीक हो? रीत, तू खड़ी क्यों है? बैठ। तेरा बहुत ब्लड लॉस हुआ है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, तू कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रितिका अपने होश में आई और अपने बेड पर उसके साथ बैठ गई। मैं ठीक हूँ, आप दोनों फिक्र मत करो, उसने अपने भाई और राध्या को देखकर कहा, फिर शांत हो गई। तभी अक्ष सारांश से बोला, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। उसकी बात सुनकर सारांश ने कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बस तू अपनी पीठ पर ज्यादा जोर मत डालना और बैंडेज बदलवा लेना। अक्ष ने सिर हिलाया और ब्लैंकेट हटाकर अपनी शर्ट पहनने लगा। उसकी तिरछी नजरें रितिका पर ही टिकी हुई थी। वो देख सकता था कि वो गुस्से में है। क्या तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने देखा तुमने उस अधिक को आज एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। पहले मैं सारांश की बातों पर यकीन नहीं करता लेकिन अब विश्वास करने का दिल कर रहा है। तुम बस मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, मैं हमारे बीच के सभी फासले मिला दूंगा। वो उठा और रितिका के पास आकर बोला, अपना ध्यान रखना।
फिर पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने रितिका का फ़ोन साइड टेबल से लिया और अपना नंबर सेव करके डायल कर दिया। अक्ष का फ़ोन बजा तो उसने रितिका का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। फिर वो उसे देखकर बोला, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो वहाँ से तेजी से निकल गया। सारांश ने तो अपना माथा पीट लिया। ये कोई बहाना हुआ, इसने तो मेरी नाक कटवा दी मेरी बहन के सामने। राध्या की भी हंसी निकल गई। रितिका भी मुस्कुरा उठी। तभी राध्या उसे टीस करते हुए बोली, वैसे तेरा ये हीरो तो बड़ा प्यारा है। उसकी बात सुनकर रितिका के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए और वो बोली, हीरो नहीं विलेन। क्या तुझे विलेन पसंद है? राध्या ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। तो रितिका एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, मैं भी तो विलेन हूँ और जो मेरे लिए बना है वो भी विलेन ही होगा। उसकी बात पर राध्या तो जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि उसे लगा वो बस मजाक कर रही है। लेकिन सारांश उसके एक्सप्रेशन गंभीर थे। रितिका की सोच उससे कितनी मिलती है, वो खुद को ही सोचने से रोक नहीं पाया। तभी वार्ड के अंदर रक्षित के साथ जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली अंदर आई। रक्षित आगे आया और उसने रितिका को गले से लगा लिया। वो भी एक छोटी बच्ची की तरह रक्षित से लिपट गई। मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ भाई, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? आपको उल्टा ये बात आशी से पूछनी चाहिए थी, बेचारी शायद बेहोश हो गई हो खून देखकर ही। वही उसकी बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच में आशी बेहोश हो चुकी थी और रायजादा फैमिली के साथ जिंदल फैमिली उसी के वार्ड में थी। राघव जी, अभिनव, हर्ष को अचानक गिल्ट फील होने लगा। वो अपनी बेटी बहन जिसे गोली लगी थी उसे छोड़कर उसकी फिक्र कर रहे थे जो बस बेहोश ही हुई थी। वही उनके एक्सप्रेशन देखकर रितिका तिरछा मुस्कुराए। आशी, 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 तुम इतनी मासूम कैसे हो? कोई क्या सच में इतना अच्छा हो सकता है जितना तुम्हारे बारे में मैंने नॉवेल में पढ़ा? अक्ष को इतनी जल्दी में कहा जाना था। क्या आशी सच में बेहोश हुई थी या ये बस उसका नाटक था? रितिका की दीवानगी और अक्षय एक अनाथ। अब तक आपने पढ़ा, रितिका आशी का मजाक उड़ाती है और उसे ताने मारती है कि वो खून देखकर ही बेहोश हो गई। स्नेहा जी ने जब उसकी बातें सुनी तो गुस्सा हो गई। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी डर गई थी क्योंकि वो बहुत मासूम और साफ दिल की है। वो खून खराबा नहीं देख सकती तुम्हारी तरह और न ही किसी को मार सकती है। आखिरी बात उन्होंने उसे ताना मारते हुए कही थी। उनकी बात सुनकर रक्षित को गुस्सा आने लगा। उसकी मुट्ठी कसने लगी लेकिन तभी रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और पलकें झपकाकर शांत रहने को कहा। फिर उसने स्नेहा जी को अपनी मजाकिया नजरों से देखा और उनके पास खड़े राघव जी से बोली, सुन रहे हैं आप? आपकी पत्नी को अब उन हत्यारों से भी सहानुभूति हो रही है जिसने मेरे दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे मिसेज जिंदल, अगर आप इतनी ही अच्छी हो तो आगे से अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। आप जैसी महान माता की एक ही महान बेटी है, आशी जिंदल, और मैं रितिका जिंदल हूँ अपने रक्षित भाई की बहन। अगर कोई मुझ पर उंगली भी उठाएगा तो उसी उंगली को उखाड़ कर फेंक दूंगी। उसने ये बात इतनी गंभीरता और गहराई से कही कि एक पल के लिए स्नेहा जी घबरा ही गई। वही राघव जी को आज अपनी पत्नी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वो रितिका के हर काम में गलती क्यों निकालती रहती थी। तभी श्वेता जी आगे आए और स्नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, रितिका बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। स्नेहा ने बस इतना कहा कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें ये खून खराबा क्या शोभा देता है। रितिका ने बोरियत से उन्हें देखा और सिर हिलाकर बोली, आपकी ही कमी थी मिसेज रायजादा। फिर उसने ध्रुव को देखा और बोली, अपने परिवार में एक तुम ही थोड़े समझदार हो। ये सुनकर वो खुश हो गया। बेचारा, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने उसे थोड़ा समझदार कहा है। तभी रितिका आगे उससे पूछती है, तो एक सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? ध्रुव कंफ्यूज हो जाता है।
रितिका स्नेहा और श्वेता जी को देखकर उससे पूछती है, क्या बंदूक से निकली गोली लड़का लड़की देखती है या कोई दुश्मन लड़की समझकर छोड़ देता है। इस पर ध्रुव साफ शब्दों में कहता है, बंदूक की गोली बस उसी दिशा में जाती है जहां उसे मोड़ा जाता है, और दुश्मन जब इंसान हो तो लड़की या औरत को देखकर वो उसे कभी नहीं छोड़ता। सुना आपने, आपके बेटे के ही शब्द है। जब जब सतयुग या त्रेता युग में युद्ध हुए हैं तब तब एक स्त्री ने अपने सम्मान या फिर अपने प्रेम या परिवार के लिए हथियार उठाए हैं। उस पल कोई ये नहीं सोचता कि वो स्त्री है, बल्कि ये देखता है कि उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। उसकी बात सुनकर श्वेता जी अब कुछ नहीं बोल पाती। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी ही सोच बहुत गिरी हुई है, जो सच भी था। फिर रितिका ने स्नेहा जी को देखा और बोली, मैंने अपने भाइयों के लिए या खुद को बचाने के लिए किसी को जान से मार भी दिया तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। सामने वाला मुझे या मेरे चाहने वालों को मारे उससे पहले ही मैं उन्हें जड़ से उखाड़ दूंगी, यही मेरा उसूल है। रक्षित ने उसका सिर सहलाया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा है और जिंदल फैमिली की बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। तभी तो दादी ने अपना बिजनेस तुम्हें दिया है, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत जानती है। जिस पर रितिका मुस्कुरा उठी। वही फिर से दादी के बिजनेस की बात आते ही मानसी जो शांति थी उसकी आंखों में जलन उभर आई। वही आशी के वार्ड में इस वक्त अधिक शुभ, विवान और दिव्या मौजूद थे। जहां दिव्या आशी के लिए फ्रूट कट कर रही थी क्योंकि उसे अपनी दवा लेनी थी। बाकी सभी वही रखे सोफे पर बैठे हुए थे। अधिक का ध्यान अपने फोन में था। वो ऑफिस का वर्क कर रहा था और शुभ भी उससे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। विवान शांति से बैठा आज हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। तभी दिव्या ने उसे आवाज दी, विवान भाई, अब लंच का टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन सब सुबह का ब्रेकफास्ट किए हुए ही है। मुझे लगता है कि हमें लंच ऑर्डर कर देना चाहिए। रक्षित जी, हर्षित और आशी के लिए भी कुछ हेल्थी घर से बनवा लेते हैं। मैं हमारे हेड शेफ से कह देती हूँ। दिव्या की बात सुनकर विवान ने कहा, ठीक है, पहले मैं पूछकर आता हूँ लंच के लिए कहीं किसी ने पहले से ऑर्डर तो नहीं कर दिया। जिस पर दिव्या ने भी सिर हिलाया और खुद भी खड़ी होकर बोली, मैं भी चलती हूँ भाई। फिर उसने सेब की प्लेट आशी के पास रख दी और बोली, तुम्हें अधिक भाई खिला देंगे। मैं आती हूँ, तुम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसकी बात सुनकर आशी शर्मा गई। दिव्या ने शुभ को इशारा किया तो वो भी उनके साथ बाहर चला गया। अधिक ने भी दिव्या की बात सुनी थी। उसने अपनी नज़र उठाकर आशी को देखा जो अपनी आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रही थी। उसकी इसी मासूमियत की वजह से अधिक मजबूर हो जाता था। ऐसा नहीं था कि उसे आशी से गहरा प्यार था इसलिए उसने उसे चुना, बल्कि उसे वो अपने टाइप की लड़की लगती थी, जो शांत है और रिश्तों की कद्र करती है। एक वजह उसकी तरफ झुकाव की ये भी थी कि उसे रितिका का अपने आगे पीछे घूमना इरिटेट करता था, इसलिए वो आशी के करीब जाने लगा। वो उठा और उसके बैग के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। फिर उसने प्लेट उठाई और सेब का एक पीस उसके मुंह के आगे कर दिया। आशी की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लाते हुए उस टुकड़े को खा लिया। आशी अपने पूरे दिल से अधिक से प्यार करती थी। जब उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि उसे चिपकू लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है, जो उसने खुद नोटिस किया था। उधर जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली अब लॉबी में बैठी हुई थी। सब शांत थे, किसी से कुछ भी बोलता नहीं बन रहा था। तभी विवान, शुभ और दिव्या वहां आ गए। माहौल को इतना टेंस देखकर दिव्या ने अपनी मॉम से पूछा, क्या हुआ मॉम, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? जिस पर श्वेता जी ने उसे देखा, फिर ध्रुव को देखकर चिढ़कर बोली, अपने भाई से पूछो। दिव्या हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसके भाई ने क्या कर दिया जो उसकी मॉम ऐसा कह रही है। वो सवाल भरी नजरों से ध्रुव को देखने लगी तो वो मुंह बनाकर बोला, मैंने सिर्फ सही जवाब दिया था। मॉम तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने उनकी बेइज्जती की हो।
ये बोलकर उसने अपनी मॉम और बहन को नजरअंदाज किया और हर्षित के वार्ड में चला गया। अब उसे इन लोगों के साथ बैठने का कोई शौक नहीं था। तभी विवान सबसे बोला, मैं लंच ऑर्डर कर रहा हूँ, इसलिए पूछने आया था कि किसी ने पहले से मंगा तो नहीं किया। सभी ने ना में सिर हिलाया। श्वेता जी बोली, इस चक्कर में हम भूल ही गए कि सब भूखे हैं। बेटा तुम ऑर्डर कर दो। विवान ने हाँ कहा। फिर वो जैसे ही जाने को हुआ तो उसने एक लड़के को देखा जो भागते हुए यही आ रहा था। ये यहाँ क्यों आया है? विवान ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में कहा था, जिससे सबका ध्यान भी उस लड़के पर चला गया। ये तो हमारे कॉलेज के दूसरे ग्रुप डार्क डेविल का मेंबर है ना? ये यहाँ क्यों आया है? जिस पर शुभ सीरियस वे में बोला, क्या तुम दोनों भूल गए कि जिसने रितिका को बचाया था वो भी उसी ग्रुप का मेंबर है और सारांश का जिगरी दोस्त भी। सारांश भी तो उसी ग्रुप का मेंबर है। लेकिन अक्ष तो कब का जा चुका है, तो ये अब क्यों आया है? विवान ने चिढ़कर कहा। तभी उस लड़के की नज़र भी उन सब पर पड़ी, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया और सीधा रितिका के वार्ड में जाने लगा। तुम अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? वो मेरी बहन का वार्ड है और वो इस वक्त आराम कर रही है। ये बात अभिनव ने कही थी। वो लड़का रुक गया और एक स्माइल के साथ बोला, मैं सारांश के कहने पर रक्षित भाई, हर्षित और रितिका के लिए हेल्थी खाना लेकर आया हूँ। क्या अब मैं जा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अभिनव की आईब्रो सिकुड़ गई। वही स्नेहा जी गुस्से से बोली, उस लड़के ने सिर्फ उन तीनों के लिए खाना मंगाया, लेकिन मेरी आशी को भूल गया। उनकी बात सुनकर उस लड़के, जो कि सारांश और अक्ष का दोस्त है, उसे बहुत अजीब लगा और मन ही मन बोला, कैसी माँ है, इसे अपनी घायल बेटी की कोई फिक्र नहीं है कि उसे गोली लगी है। इसे अभी भी अपनी दूसरी बेटी की फिक्र है जो सही सलामत है। उसने अपना सिर झटका, फिर बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर चला गया। अंदर रितिका लेटी हुई थी और राध्या उसे फ्रूट जबरदस्ती खिला रही थी। वही रक्षित भी दूसरे बैग जो अक्ष के लिए डला था उस पर रेस्ट कर रहा था और सारांश उसके साइड बैठा हुआ था। दोनों ही अपनी बहन को मुंह बनाते हुए देख रही थी, जिसका मन फ्रूट खाने का नहीं था। डोर खुलने की आवाज से सबका ध्यान सामने चला गया। जब सारांश ने अपने सामने टिफिन पकड़े लड़के को देखा तो हैरानी से बोला, तुषार तू यहाँ तो क्या नहीं आ सकता? ये कहकर उसने टिफिन का बॉक्स वहीं रखी टेबल पर रखा और बिना उसका जवाब सुने आगे बोला, अक्ष को कॉल किया था तो पता चला क्या हुआ था। मैं डैड के साथ बिजनेस ट्रिप से आज ही वापस आया था और सो रहा था। फिर मैं अक्ष से मिलने उसके अपार्टमेंट गया तो उसने मेरे हाथों तुम सबके के लिए खाना भेज दिया। उसने एक बाउल में वेजिटेबल सूप और दूसरे में दलिया निकाला और उसे राध्या को देकर बोला, इसे रितिका को खिला दो। उद्धरण चिन्ह। राध्या ने फ्रूट की प्लेट अलग रख दी और दोनों बाउल को लेकर ट्रे में रखकर रितिका को जैसे ही खिलाने को हुई कि उसने जल्दी से खुद ही स्पून भरी और दलिया खा लिया। एक बाइट खाते ही उसे थोड़ा नमकीन और मीठा सा स्वाद आया। उसे टेस्ट काफी अच्छा लगा। पहले उसे लगा था ये सादा दलिया होगा, लेकिन खाकर पता चला ये फ्लेवर वाला है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाते हुए किसी को देख नहीं रही थी और किसी सोच में खोई हुई थी। तुषार ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और उसे अक्ष को भेज दिया। वही सारांश रक्षित को खुद खिला रहा था क्योंकि उनके हाथ में गहरा घाव था। दोनों भाई तो अपनी बहन को सुकून से खाते देख खुश थे। जब उनका खाना फिनिश हो गया तब तुषार ने एक बॉक्स सारांश को देकर कहा, इसमें तुम्हारे और राध्या के लिए खाना है। मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से पैक करवाया है, खा लेना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, और खाने के लिए अक्ष को थैंक यू कहना। मुझे पता है ये उसने खुद ही बनाया है। उससे कहना वो रेस्ट करे, काम में अपनी हेल्थ खराब ना कर ले। ठीक है, कह दूंगा। फिर वो सबको बाय बोलकर चला गया। लेकिन सारांश की बात सुनकर जो रितिका की आंखों में चमक आई थी वो बहुत ही अलग थी।
उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई और उसने अक्ष का सेव किया नंबर ओपन किया। तो मेरा एहसास गलत नहीं था। जितना इस खाने में प्यार और अपनापन था ये किसी अपने के बनाए खाने में ही हो सकता है। सच में वो लड़की कितनी लकी होगी जिसकी लाइफ में तुम रहोगे। वो रितिका एक बेवकूफ़ थी जो कोहिनूर को छोड़कर मामूली से हीरे के पीछे भाग रही थी जो उसकी जिंदगी की सारी चमक छीन ले गया। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अक्ष राठौर। जिसकी लाइफ का तुम हिस्सा बनोगे वो लकी लड़की सिर्फ मैं हूँ और अब तुम चाहकर भी मुझसे खुद को जुदा नहीं कर सकते। ये कहते हुए रितिका की आंखों में अक्ष के लिए दीवानगी और गहरा प्यार नजर आ रहा था। अगर उस नॉवेल में मुझे किसी की परवाह या लगाव था तो सिर्फ तुमसे। मैंने कभी जाना नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुम्हारा किरदार पढ़ा और समझा तब जिंदगी में पहली बार लगा कि ऐसा कोई एहसास सच में होता है। तुम नॉवेल में उस रितिका से बिना शर्त और बिना किसी आस के प्यार करते रहे, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से ऐसा प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी जहां तुम मुझे अपनी जुनूनियत की हद तक चाहोगे और मेरे लिए किसी से भी लड़ जाओगे। सो बी रेडी माई लव, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि इश्क बनना चाहती हूँ जो सिर्फ एक बार होती है। मन ही मन खुद से कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराई। जहाँ पहली नज़र का प्यार परवान चढ़ चुका था और जुनून का रूप लेने लगा था, वही दूसरी तरफ जो अपने प्यार को एक तरफा समझता था वो एक बड़े से प्राइवेट मिनी हॉस्पिटल वार्ड के अंदर चेयर पर बैठा था। उसके पास ही हॉस्पिटल बेड पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। वो उससे अपनी कठोर आवाज में कहते हैं, तुम कब तक अकेले रहना चाहते हो? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है लेकिन तुम फिर भी सबसे अलग रहते हो। जिस पर अक्ष सख्त लहजे में जवाब देता है, वो परिवार जो अपने बेटे को बचा नहीं पाया और जब इतने सालों बाद उनका बेटा मिला तो आते ही उसके सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि ये उसकी मंगेतर है। जब मैंने मना किया तो वो आदमी मुझे धमकी देने लगा कि अगर मुझे परिवार का हिस्सा बने रहना है तो उनकी मर्जी से शादी करनी होगी। इससे तो मैं एक अनाथ ही ठीक हूँ नाना जी। वैसे भी मुझे उस परिवार से कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे बस अपना खुद का परिवार बनाना है। बचपन से मैं बिना किसी परिवार में बड़ा हुआ हूँ और जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। अक्ष के नाना एक गहरी सांस लेते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, वो तुम्हारे पिता है अक्ष। मैं मानता हूँ उनका तरीका गलत है, लेकिन बेटा वो डर चुके हैं क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन वो लड़की तुम्हारे भाई से नफरत करती है और सभी से बदतमीजी करती है। उन्होंने अपने एक बेटे को घुटते हुए देखा है बेटा, इसलिए वो डर चुके हैं। फिर भी तुम्हारे लिए वो एक शर्त पर राजी भी तो हो गए। अब तुम्हारी किस्मत में वो लड़की होगी तो तुम्हें उससे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अपने नाना जी की बात सुनकर अक्ष की आंखों के सामने रितिका का चेहरा आ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नाना जी, इससे पहले कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। बस एक कदम और आपकी बहू आगे बढ़ा दे, उसके बाद उसे आपकी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर उसके नाना जोर जोर से हंसने लगे। तो कौन है ये अक्ष के नाना जी? अक्ष के परिवार ने कौन सी शर्त रखी है उसके सामने? रितिका कैसे करेगी अक्ष को अपने प्यार में पागल?